हेलो बच्चों, रिवीजन का हमारा लास्ट डे है, बल्कि मैं थोड़ी-सी लेट हो गई हूँ। 1-2 दिन पहले मुझे ये वीडियो ख़त्म कर देनी थी। फिर भी मुझे लगता है कि कुछ बच्चों के पास अगर समय होगा और उन्होंने बिस्कोहर की माटी वाला चैप्टर नहीं किया होगा, तो वो इसे देख लेंगे तो उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। बहुत जल्दी-जल्दी से पढ़ेंगे। जो विशेष, मुख्य बिंदु और सारांश वाला है, वहाँ मैं व्याख्या नहीं कर रही क्योंकि मैंने पूरे क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए हैं, वहाँ सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएँगी। तो इसका सारांश पढ़ते हैं जल्दी से और क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम बिस्कोहर की माटी, लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी। मुख्य बिंदु क्या है? यह पाठ जो है लेखक की आत्मकथा नंगा तलाई का गाँव का एक छोटा-सा अंश है। आत्मकथा का नाम याद ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये आत्मकथा का एक अंश है। ले लेखक ने अपने ग्रामीण परिवेश का, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का, लोगों की जीवन शैली का सुंदर वर्णन किया है। लेखक ने ग्रामीण अंचल की एक-एक विशेषता का बहुत गहराई से वर्णन किया है। गाँव में पाए जाने वाले सारे पेड़, पौधे, फूल, साँप, पक्षी, जीव-जंतु, हर प्रकार के जीवों का वर्णन किया है। हर प्रकार के जीवों को अपनी आत्मकथा में समेटने की कोशिश की है। मुख्य रूप से इस पाठ में मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध दिखाने की कोशिश की गई है। ये इस पाठ का उद्देश्य है कि प्रकृति और मनुष्य का संबंध कैसा होता है। चलिए सारांश शुरू करते हैं कि हमारा चैप्टर कैसे शुरू होता है। पाठ की शुरुआत होती है कोइया नामक फूल के वर्णन से। ये एक प्रकार का फूल है जो कि पानी में उगता है। इसके 2-3 नाम और बताए गए हैं, जो कि लेखक ने इसके जो नाम बताए हैं उसको कुमुद और कोकाबिली भी कहते हैं। यह शरद ऋतु में सारे उत्तर भारत में खिलता है। उत्तर भारत का पेड़ है, जहाँ भी पानी भर जाता है ये खिलाता है शरद ऋतु में। उसके बाद कमल का वर्णन है। एक वस्तु का अधिकतम उपयोग हमें ग्रामीण परिवेश से सीखना चाहिए। कमल का उदाहरण देकर के लेखक ने बताया है कि कमल के पत्तों को भोजन करने के लिए थाली की तरह से यूज़ करते थे, पत्तल की तरह से। कमल के नाड़ यानी भसीण को सब्जी के रूप में खाया जाता था और कमल के और बहुत सारे औषधिक वाले इत्र बनाने संबंधी पूजा पाठ में बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद लेखक ने हरसिंगार और सिंघाड़े के फूलों का भी वर्णन किया है। हरसिंगार के फूल जो है पितृ पक्ष में काम आते थे। जब पितृ पक्ष चल रहे होते हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहे होते हैं, तब हरसिंगार के फूलों का प्रयोग किया जाता है। मालिन जो थी हर घर के बाहर हरसिंगार के फूल रखाती थी। जैसे होम डिलीवरी की तरह से हर घर में उसको हरसिंगार के फूल पहुँचाना, पितृ पक्ष में उसको काम दे दिया जाता था। इसे कुरई देना कहते थे। ग्रामीण भाषा में कुरई देना इसको बोलते थे। इसके बाद लेखक ने बच्चे और माँ के संबंधों का वर्णन किया है कि बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो उसका उद्देश्य केवल अपना पेट भरना नहीं होता, और ये काम केवल पेट भरने तक सीमित नहीं होता, बल्कि जितना अधिक जुड़ाव उसकी माँ का उससे होगा, बच्चे के व्यक्तित्व का विकास भी उतना ही अधिक होगा। बच्चा अपनी माँ को स्पर्श के द्वारा भी अनुभव करता है। बच्चा अपनी माँ को बार-बार स्पर्श करता है, कभी उसके पेट पर हाथ लगाता है, कभी उसको हाथ लगा कर के महसूस करता है, भावनात्मक रूप से सुरक्षा उसको मिलती है। तो माँ को बार-बार स्पर्श करना, दाँत निकलने पर टीसना, माँ से चिपक कर उसका दूध पीना, ये सारी हरकतें, ये सारे क्रियाकलाप जो हैं बच्चे का माँ के साथ संबंध और अधिक मजबूत बनाते हैं। इसके बाद लेखक एक जगह का नाम बताता है। दिलशाद गार्डन नामक जगह पर लेखक बतख देखता है। एक तालाब में, दिलशाद गार्डन के तालाब में लेखक बतख देखता है। बतख जो है अंडे देने के समय तालाब से बाहर आ जाती है। बहुत दिनों तक अंडों की रक्षा करती है, उसे सीती है, और जब अंडों से बच्चे बाहर निकल आते हैं तो उन्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाती है। अपने पंखों में समेटकर उसकी शत्रुओं से रक्षा करती है। यानी उसको जब उसे खुद से कुछ सिखाना होगा तो वो चोंच मार करके उसको चलना, खाना, तैरना ये सिखाएगी, लेकिन जब कोई बाहर का पक्षी उस पर आक्रमण करेगा या उसको खतरा महसूस होगा तो वो बतख जो है अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपा लेती है। इसके वर्णन के बाद लेखक कहता है कि प्रकृति की हर माँ और बच्चे का संबंध ऐसा ही होता है। चाहे माँ खुद बच्चे को डांट ले, फटकार लगा दे, लेकिन अगर बाहर वालों को ये उसके बच्चे को मारने की कोशिश करता है या माँ को खतरा लगता है तो हर चीज़ को छोड़ करके वो अपने बच्चे की रक्षा के लिए तैयार हो जाती है। तो इस दृश्य के कारण लेखक ने जो है माँ का बच्चे से संबंध, कि प्रकृति में हर माँ का बच्चे से ऐसा ही संबंध होता है, ये बताया है। इसके बाद लेखक गाँव में गर्मियों की दोपहर में बच्चों के खेलने का वर्णन करता है, लू लगने का वर्णन करता है, लू से बचने के प्राकृतिक उपाय जो हैं उनका वर्णन करता है। लू लगने से बचने के उपाय कौन-कौन से लेखक ने बताए हैं कि गाँव में कैसे-कैसे यूज़ किया जाता है। कच्ची प्याज को खाया जाता है, कच्ची प्याज को शरीर पर बाँधा जाता है, कच्चे आम का पन्ना बनाया जाता है, आम को भून करके या उसको उबाल करके गुड़ के साथ मिला करके शरबत बनाया जाता है। आम को भून करके उसका लेप जो है बॉडी पर और सिर में भी लगाया जाता है, तो ये भी लू
का प्रभाव कम करने में मदद करता है। आगे गाँव की बरसात का वर्णन है। बरसात आने पर पशु, पक्षी, पेड़-पौधे सभी दूसरा जीवन पाते हैं। गर्मी में बहुत परेशान हो गए होते हैं, उसके बाद जैसे ही बारिश आती है सबको राहत मिलती है। लेकिन बारिश अधिक हो जाती है जब, तो गाँवों में पानी की निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था तो है नहीं, तो पानी जगह-तगह खड़ा हो जाता है और जहाँ-तहाँ पानी जब खड़ा रहेगा तो वो पानी सड़ने लगता है। फिर उसके ऊपर जो है फेन आने लगती है, क्योंकि नीचे से गंदगी, नीचे से पेड़-पौधे जो हैं गलने लगते हैं और गैस उत्पन्न होने लगती है, तो फेन ऊपर आ जाती है और मछलियाँ मरने लगती हैं। हालाँकि लेखक ने बताया, पहली बारिश में दाद, खाज, फोड़ा, फुंसी आदि त्वचा रोग ठीक हो जाते थे। लेखक ने बताया है कि पहली बारिश में ये चीज़ें ठीक हो जाती थी। हमें अपना आईक्यू नहीं लगाना। अगर एमसीक्यू का प्रश्न आता है कि पहली बारिश एसिड वाली होती है, दूसरी में ठीक होती हैं, लेखक ने बताया पहली बारिश में ठीक होती हैं, तो एमसीक्यू में हम पहली बारिश लिखेंगे। आगे लेखक अपने गाँव के कई प्रकार के साँपों का वर्णन करता है। कुछ साँप बिना विष वाले हैं और कुछ विषैले हैं। साँपों का मैंने एक प्रश्न लिया है पूरा, उसमें मैंने नाम लिख दिए हैं उनके, तो यहाँ मैंने नहीं लिखा। आगे चलते हैं। गाँव के लोग प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। एक प्रकार से गाँव आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भर का मतलब कि गाँव वालों की ज़रूरत की सारी चीज़ें वो अपने आस-पास ही रखते हैं। गाँव वाले खेती करते हैं, साग-सब्जियाँ खुद से उगाते हैं। उनके गाँव में, हर गाँव में एक लोहार होगा, एक कुम्हार होगा, एक नाई होगा, एक बढ़ई होगा, यानी अपने काम चलाने लायक सारी चीज़ें वो अपने आस-पास बना कर के रखते हैं। लेखक के अनुसार फूल केवल सुगंध ही नहीं देते, दवा भी देते हैं। बहुत सारे रोगों के घरेलू इलाजों का, घरेलू उपायों का वर्णन लेखक ने किया है। पाठ के अंत में लेखक ने एक औरत का वर्णन किया जो अपने एक रिश्तेदार के विवाह में उसने कभी देखी थी। लेखक उससे 10 साल छोटा था। लेखक को वो औरत जो है प्रकृति के समान सुंदर लगी। लेखक के मन में जितनी भी कल्पनाएं आई प्रकृति से रिलेटेड, उसने सारी कल्पनाओं में उस लेडी को फिट कर दिया। उसकी तुलना प्राकृतिक दृश्यों से कर डाली। जूही की लता उसको वो औरत लगने लगी, चांदनी की छटा वो औरत उसको दिखाई देने लगी, फूलों की खुशबू उस औरत से उसने कनेक्ट कर दी। तो लेखक ने एक औरत को देखा और उसके प्रति वो आकर्षित हो गया। उस लेखक को उस औरत को लेखक ने कहा कि प्रकृति ही सजीव नारी बनकर आ गई है। लेखक ने उस औरत को सफ़ेद साड़ी में देखा, उसकी आंखों में दुख है। लेखक ने उस औरत के साथ अपने सारे भाव जोड़ दिए। कौन-कौन से भाव? संगीत के भाव, मूर्ति, नृत्य, सुख, दुख, जीवन, मृत्यु, हर भाव में उसने उसको कनेक्ट कर दिया। यानी लेखक ने सभी भावनाओं में उसे अपने साथ जोड़ लिया। तो बहुत शॉर्ट में मैंने सारांश बताया आपको बिस्कोहर की माटी का, क्योंकि क्वेश्चन आंसर हमने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो क्वेश्चन आंसर में बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए एक एक करके देखते हैं। कोइयाँ किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं? कोइयाँ कमल की तरह एक जल पुष्प है, एक फूल है जो कि पानी में खिलता है। सरल भाषा में ऐसे लिखेंगे, जो सारे उत्तर भारत में पैदा होता है। इसे कुमुद या कोकाबिली भी कहते हैं, दो नाम इसके और हैं, कुमुद और कोकाबिली। इस पर शरद ऋतु में फूल खिलते हैं। ये उन गड्ढों में उग जाता है जहाँ अपने आप पानी भर जाता है। अगला प्रश्न, कमल के फूल की क्या विशेषताएं पाठ में बताई गई हैं? कमल एक जल पुष्प है, सबको पता है कमल जो है पानी में उगता है। इसके पत्तों पर भोजन परोसा जाता है, उसको थाली की तरह से, पत्तल की तरह से यूज करते हैं गाँव वाले। कमल के पत्ते को पुरीन कहते हैं, जिसको थाली बनाकर यूज करेंगे ना उसको पुरीन कहते हैं। कमल के नाल को भसीन कहते हैं, कमल के नीचे जो डंडी होती है उसको भसीन कहते हैं। उसको कमल ककड़ी भी कहते हैं। और कमल गट्टे को सब्जी के रूप में खाया जाता है। कमल ककड़ी और कमल गट्टे को सब्जी के रूप में खाया जाता है। कमल के फूल को पूजा में, इत्र में, दवाइयों में प्रयोग किया जाता है। तो ये कमल के जो है कुछ विशेषताएं बताई कवि ने, कुछ लेखक ने, कुछ हमने अपने आप से इसमें ऐड कर दी। तीसरा प्रश्न देखते हैं। बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है, स्पष्ट कीजिए। पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपका। इस आत्मकथा में लेखक ने माँ और बच्चे के संबंधों का वर्णन किया है। माँ और बच्चे के संबंध किसी भी प्रजाति में हो एक जैसे होते हैं। मनुष्यों में माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो दूध केवल उसका पेट नहीं भरता, बल्कि सारी उम्र के लिए उनका भावनात्मक संबंध भी जोड़ता है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी ये माना गया है कि जितने लंबे समय तक बच्चा माँ का दूध पीता है वो स्वस्थ भी रहता है और उतने मॉरल वैल्यूज, उतना भावनात्मक संबंध उसका अपनी माँ से ज़्यादा होता है। बच्चे का इस संसार में पहला परिचय माँ के माध्यम से होता है, इसलिए माँ की गोद में बच्चे को भावनात्मक सुरक्षा, शांति, संरक्षण, प्यार सभी कुछ मिलता है। माँ के दूध को बच्चे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में सहयोगी माना गया है। माँ के दूध से बच्चे का इन प्रकार का विकास होता है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। इसीलिए बच्चे का दूध पीना केवल पेट भरना नहीं है, बल्कि पूरे जीवन भर के उनके संबंधों का आधार है। यह जड़ से चेतन होने की प्रक्रिया है। जड़ यानी मृत्यु, चेतन यानी जीवन। माँ एक बच्चे को दूध पिला करके उसको जीवन प्रदान करती है, संसार से उसका परिचय कराती है और
जितनी गहराई से वो अपनी माँ से जुड़ा होता है, उसका व्यक्तित्व का विकास उतना ही अच्छा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया था? सारे प्रश्न, सारे एक्स्ट्रा प्रश्न मैंने इसलिए डिस्कस किए हैं कि एमसीक्यू के पर्पज से भी अगर कुछ आए तो आपका रह ना जाए। बाकी बड़े प्रश्नों के हिसाब से मैं आपको इंपॉर्टेंट बताती चलूंगी। एक प्रश्न मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट, आगे जो आएगा वो भी मैं बता दूंगी। विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया? विश्वनाथ अब कौन आ गया? विश्वनाथ त्रिपाठी, जो कि लेखक है। उसको गांव की भाषा में, गांव में जैसे नाम को थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो विश्वनाथ त्रिपाठी को बिस्नाथ गांव में बोला जाता था। तो अगर ये शब्द आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। बिस्नाथ जब 3 साल के थे तो उनके छोटे भाई का जन्म हुआ। अब माँ के दूध पर, माँ की ममता पर, उनके समय पर छोटे भाई का अधिकार हो गया, और 3 साल के बच्चे के लिए ये एक अत्याचार के समान था। बिस्नाथ को उस समय माँ का दूध छुड़वा दिया गया और उसे गाय का बेस्वाद दूध पीना पड़ा। दाई के ऊपर निर्भर रहना पड़ा, यानी उसकी टेक केयर करने के लिए पड़ोस में एक दाई थी, उसको सौंप दिया गया ये काम। तो 3 साल का बच्चा ये चीज़ें नहीं समझता था, इसलिए उसे लगा कि उसके ऊपर बहुत अत्याचार हो गया है। जब से छोटा भाई उसके जीवन में आया है, पैदा हुआ है, तब से माँ पर उसका अधिकार हो गया है। वह अपने और अपने भाई की स्थिति की तुलना करके उसके ऊपर चिढ़ते रहते थे। अगला प्रश्न, गांव के लोग गर्मी और लू से बचने के लिए क्या करते हैं? ये पिछले साल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। गांव के मकान जो है मिट्टी से बने होते हैं, या उनका अधिकतर भाग मिट्टी से बना होता है। जैसे फर्श बना दिया, दीवारें बना दी, या छप्पर डाल दिया। तो गांव में मिट्टी के मकान होते हैं। अगर पूरा मिट्टी का भी नहीं है तो छप्पर डाल दिया या आंगन कच्चा रख दिया। इस तरीके से कुछ ना कुछ वो थोड़ा बहुत कच्चा आंगन जरूर रखते हैं। मिट्टी से बने मकान ठंडे होते हैं और गर्मी से बचने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त मौसमी फल सब्जियां गर्मी से बचाव में सहायक होती हैं। गर्मियों में आम, आम का पन्ना, कच्चा प्याज, नींबू, पुदीना, लस्सी सभी गर्मी से बचाने के काम आते हैं। लोग अपने घरों के आसपास पेड़ लगाते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। इस तरीके से वो अपने आसपास के वातावरण को ठंडा रखते हैं, गर्मी में राहत प्रदान करते हैं। लस्सी हो गया, मिट्टी के मटके का पानी पीना, जामुन, कच्चे आम को भून करके खाना, उसको सिर पर लगाना, आम का शरबत, ये सभी गर्मी को कम करने के घरेलू उपाय हैं। कटहल को भी गर्मी का फल माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें, सारे तरीके गाँव वाले जो हैं लू से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, विश्वनाथ को फूलों से बहुत लगाव जान पड़ता है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ फूलों के नाम हैं जो आपको थोड़ा ये होना चाहिए। कभी एमसीक्यू में ये पूछ लें कि किन किन फूलों का जिक्र किया है या नहीं किया। विश्वनाथ में ने अपनी आत्मकथा में अपने गांव में होने वाले फूलों का बहुत विशद, यानी गहराई से हर एक फूल की वर्णन किया है। इसमें कमल का फूल, कोइया का फूल, हार श्रृंगार के फूलों का वर्णन है। एक इसमें मैंने छोड़ दिया, सिंघाड़े के फूलों का भी। जब हार श्रृंगार के फूलों का वर्णन है तो सिंघाड़े के फूलों का भी वर्णन है। इन फूलों को सभी लोग फूलों के रूप में जानते हैं। ये तो फूल ही हैं। कमल को जो है लोग फूल के रूप में जानते हैं, लेकिन विश्वनाथ ने सब्जियों के फूलों को भी और फलों के फूलों को भी फूल ही माना है। इस पाठ में तोरी, लौकी, भिंडी, बैंगन, अमरूद, आम, बेर, बेल, इनके बौर यानी इनके ऊपर जो छोटे छोटे फूल आते हैं फल लगने से पहले, सबको फूल बोला है। विश्वनाथ ने एक भरभंडा नामक फूल का वर्णन किया है। उसके सुंदर तितली जैसे पीले फूल का भी वर्णन किया है। भरभंडा नामक पेड़ का और उस पर सुंदर तितली जैसा फूल लगता है, उसका वर्णन किया है। साथ ही कदम्ब के वृक्ष, उसके फूलों से लदी डाली का वर्णन किया है। विश्वनाथ के लिए गेहूं, धान, जौ और भुट्टे के फूल भी फूल ही हैं, जो कि फसल के ऊपर दाना लगने से पहले जो फसल खिलती है तो उसको भी लेखक ने फूल बोला है। इस प्रकार पाठ में जगह जगह फूलों का वर्णन है, तो हम कह सकते हैं कि विश्वनाथ को अपने गांव की प्रकृति और फूलों से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। क्या क्या बताना है इस क्वेश्चन में? अगर ये आता है तो नॉर्मल फूल तो सबके लिए फूल है, लेकिन विश्वनाथ के लिए सब्जी के फूल भी फूल है, फलों के पेड़ों पर लगने वाले फूल भी फूल हैं, और तो और फसल में दाना पड़ने से पहले जब फसल तैयार होती है तो उसको भी लेखक ने फूल बोला है। लेखक ने कितने प्रकार के सांपों का वर्णन किया है? एमसीक्यू के पर्पज से देखना इस क्वेश्चन को। लेखक के अनुसार गांवों में अक्सर सांप दिखाई देते हैं। डोढ़ा, मजगिदवा, धामिन, ये सांप हैं विष विहीन सांप हैं, यानी इनमें जहर नहीं होता। तो ये 3 सांपों के नाम आपको याद रखने हैं, डोढ़ा, मजगिदवा और धामिन। उसके बाद जो है धामिन अपनी पूंछ अगर किसी को मार दे तो वहां से वो अंग सड़ जाता है। वो काट ले तो शायद जहर नहीं होता, लेकिन अगर वो पूंछ मार दे किसी को तो वहां से वो अंग जो है सड़ने लग जाता है। सबसे खतरनाक सांप लेखक ने बताया गेहुअन या फेटारा। गेहुअन या फेटारा जो है, जिस सांप का नाम है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा जहरीला बताया है लेखक ने। उतना ही खतरनाक एक दूसरा सांप बताया है, घोर कड़ाइच। घोर कड़ाइच उसका नाम है।
घोर कड़ाइच की एक विशेषता भी बताई है, अगर वो सांप काट ले किसी व्यक्ति को तो वह व्यक्ति घोड़े की तरह हिन-हिनाकर मरता है। यानी घोड़ा जिस तरीके से हिन-हिनाता है, तो अगर घोर कड़ाइच नाम का सांप किसी व्यक्ति को काट ले, तो उस तरीके की आवाज़ें निकाल करके या उस तरीके की हरकतें करके वो व्यक्ति मरता है। भटिया एक दो मुँहा सांप है, जो कि आम, पीपल या केवड़े की झाड़ी में रहता है और जहरीला भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फूल केवल गंध नहीं देते, दवा भी करते हैं। ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला मैंने बताया था प्रकृति में बच्चे और माँ का संबंध, दूसरा मैंने आपको बताया था गर्मी में लू से बचने के उपाय, और तीसरा है फूल केवल गंध नहीं देते, दवा भी करते हैं। लेखक ने अपनी आत्मकथा में गांव और प्रकृति के वर्णन में विभिन्न प्रकार के फूलों का वर्णन किया है। फूलों का वर्णन लेखक ने केवल सुंदरता के लिए नहीं किया, खुशबू के लिए नहीं किया, बल्कि उसमें बहुत सारी औषधि वाली विशेषताएं भी बताई हैं। जैसे फूलों से इत्र बनाने का सबको पता होगा कि फूलों की खुशबू से इत्र बनाया जाता है, और कई घरेलू उपाय भी लेखक ने उनके बताए हैं कि बेर का जो फूल है उसको सूंघने से बर्रे या ततैया का डंक झड़ जाता है। ये प्रश्न 3 नंबर में भी आ सकता है। ये प्रश्न जो है एमसीक्यू में भी आ सकता है कि किसका फूल सूंघने से ततैये का डंक झड़ जाता है। बेर के फूल को सूंघने से बर्रे या ततैये का डंक झड़ जाता है। गुड़हल का फूल जो है देवी का फूल माना जाता है, यानी उसको पूजा में यूज़ करते हैं गाँव वाले। नीम के फूल और पत्ते चेचक के रोगी के पास रखे जाते हैं। तो नीम के फूल और पत्ते जो हैं चेचक के रोगी के पास रखे जाते हैं। भरबंडा या सत्यानाशी के फूल, भरबंडा हमने पिछला उसमें भी पढ़ा था कि एक पीले रंग का फूल लगता है भरबंडा नामक छोटे से पौधे पर। तो भरबंडा या सत्यानाशी, सत्यानाशी भी भरबंडा का ही नाम है, उसके फूल के दूध को आंखों में लगाते हैं तो दुखनी आंखें जो हैं ठीक हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक ने किस आधार पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेखक ने प्रकृति की हर माँ का अपने बच्चे के साथ ममतामयी संबंध होना बताया है। यानी प्रकृति की हर माँ अपने बच्चे के लिए अपने मन में ममता रखती है। बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, इससे उनके जो है भावनात्मक संबंध लगातार मजबूत होते जाते हैं। लेखक ने एक बार दिलशाद गार्डन की डियर पार्क में, दिलशाद गार्डन जगह का नाम है, डियर पार्क उस तालाब का पार्क का नाम है जहाँ लेखक ने बतखों को देखा। बतखें अंडे देने के लिए पानी से बाहर आती हैं, फिर उन अंडों को सेती हैं, उनकी रक्षा करती हैं, छोटे चूजों को अपने पंख में छुपाए रखती थी। एक तरफ उनका पेट भरना है, दूसरी तरफ उनको आत्मनिर्भर बनना सिखाना है। दोनों काम करने हैं उस बतख माँ को। बच्चों के लिए भोजन भी तलाशना है और बच्चों को खुद से भोजन तलाशने लायक भी बनाना है। उन्हें कौवे जैसे दुश्मनों से भी बचाना है। ठीक उसी प्रकार एक स्त्री जो है अपने बच्चे को जीवन जीना सिखाती है, उसकी भूख को शांत करती है, उसको संरक्षण देती है, उसको प्रेम देती है, सहारा देती है और भावनात्मक मजबूती प्रदान करती है। तभी तो कोई भी व्यक्ति कितनी भी उम्र का हो जाए, दुख में, चोट में, ऐसी वाली स्थितियों में माँ को याद करके रोता है, तो ये दिखाता है कि भावनात्मक मजबूती जो है माँ उसे प्रदान करती है। इसी आधार पर बतख और माँ की तुलना की गई है। अगला प्रश्न, बिस्कोहर में हुई बरसात का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन देख लीजिए उत्तर। लेखक के गांव में वर्षा अचानक नहीं आती, पहले बादल गिरते हैं बहुत तेज, इतने ज़्यादा कि दिन में रात नजर आती है। फिर संगीत के विभिन्न वाद्य यंत्रों की तरह धीरे धीरे वर्षा गिरने लगती है। जैसे संगीत के विभिन्न वाद्य यंत्र बजे, कभी ढोल बजा, कभी तबला बजा, इस तरीके से जहाँ जैसी बूंद पड़ी वहाँ वैसी आवाज़ निकली। इस तरीके से लेखक ने इसकी तुलना की है। घोड़ों की चाल की तरह वर्षा पास आने लगती है। जैसे घोड़े की चाल की आवाज़ हमें सड़क पर सुनाई पड़ती है, ठीक इसी तरीके से टप टप करके बारिश जो है होनी शुरू हो जाती है। सभी जानवर पहली वर्षा में नहाने को व्याकुल हो जाते हैं। ग्रामीण लोग भी वर्षा में नहाकर त्वचा संबंधी बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। लेकिन बारिश होते होते काफ़ी समय हो जाता है और जब वो पानी भर जाता है तो पानी में गंदगी या फेन आ जाता है, इससे मछलियाँ मर जाती हैं। पानी के ऊपर जब लेयर बन जाती है तो ऑक्सीजन कम हो जाती है और मछलियाँ मरने लगती हैं। वर्षा आने के पश्चात मच्छर, कीट पतंगे पैदा हो जाते हैं। हालांकि सभी पेड़ पौधे नए नए से धुले धुले से दिखने लगते हैं, लेकिन कई बार वर्षा से, बहुत अधिक वर्षा जब हो जाती है तो गंदगी, कीचड़ और बदबू चारों तरफ फैल जाती है। ईंधन गीला हो जाता है, नदियां ऊपर तक भर आती हैं, चारों तरफ पानी में शैवाल तैरने लगता है। शैवाल कहते हैं काई को। बहुत समय तक पानी खड़ा रहता है तो हरी हरी काई की लेयर तालाबों के ऊपर आ जाती है, ये उसके लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। प्रकृति सजीव नारी बन गई, इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं स्पष्ट कीजिए। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में प्रकृति का वर्णन है, नारी का वर्णन है, सौंदर्य का वर्णन है, तो इस एक प्रश्न में हमें सारी बातें बतानी है कि लेखक ने इन इन चीज़ों को कैसे रिलेट किया है और कैसे उनके बारे में बताया है। लेखक ने इस पाठ में प्रकृति का इतना सजीव वर्णन किया है कि उसकी प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं आपस में घुल मिल गई हैं। यानी हर चीज़ को उसने सुंदर बता दिया, हर चीज़ को उसने प्रकृति से जोड़ दिया। एंड में जब उस औरत का वर्णन करता है तो हर चीज़ को, हर भावना को उसने उस औरत से जोड़ दिया।
तो इन 3 चीज़ों का हालाँकि वर्णन है, प्रकृति का वर्णन है, नारी का वर्णन है, सौंदर्य का वर्णन है, लेकिन आपस में ये सारे वर्णन इतने मिक्स मैच हो गए हैं कि उनका अलग-अलग पता नहीं लगाया जा सकता। लेखक का प्रकृति से इतना गहरा लगाव था, उसने प्रकृति का बहुत विशद वर्णन किया है, यानी बहुत डिटेल में वर्णन किया है। उसने अपने जीवन के हर अनुभव को पेड़ से, पौधों से, फूलों से जोड़ दिया है। प्रकृति उसके लिए सौंदर्य का दूसरा नाम है। उसने प्रकृति के हर रूप में सौंदर्य को देखा है। तो हम एक-एक करके 2-4 घटनाएँ बता देंगे कि कहाँ-कहाँ उसने सौंदर्य देखा। लेखक ने एक बार अपने गाँव में एक स्त्री को देखा, वो उससे 10 साल बड़ी थी, लेकिन वो औरत उसे इतनी सुंदर लगी कि उसकी तुलना उसने चाँदनी रात में जूही की लता से कर डाली। एक जूही की बेल है, उस पर सफ़ेद रंग के फूल खिले हुए हैं, तो वो औरत उसे चाँदनी रात में वैसी ही लग रही थी क्योंकि उसने उसको सफ़ेद साड़ी में देखा था। लेखक के लिए नारी भी प्रकृति के समान सुंदर थी। लेखक के लिए नारी और प्रकृति दोनों ही समान रूप से सुंदर थी। लेखक को एक नारी में जूही की लता, चाँदनी की छटा, फूलों की खुशबू नज़र आती है। साथ ही लेखक को नारी शरीर की गंध बिस्कोहर की फसलों, वनस्पतियों, तालाब की मिट्टी और पेड़-पौधों की गंध से जुड़ी हुई लगती हैं। क्योंकि बचपन में गाँव में रहे हैं, हर चीज़ को स्मेल से जोड़ना उन्होंने सीख लिया है, तो स्मेल उसको अभी भी याद होती हैं, वो रिमाइंड कर पाता है उन चीज़ों को। तो लेखक ने नारी की शरीर की गंध को भी बिस्कोहर की फसलों से, उसके पेड़-पौधों से, तालाब की मिट्टी से, पेड़-पौधों के फूलों से, इन सारी चीज़ों से उसको जोड़ लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसी कौन-सी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा हुआ मिलता है? एंड वाली लाइनों में है कि इससे मृत्यु का बोध अजीब तरीके से जुड़ा है, तो वो 2-4 बातें हमें बतानी है जो एंड में डिस्कस की गई हैं। लेखक की सारी स्मृतियाँ, यानी लेखक ने जो-जो भी बातें बताई हैं बिस्कोहर की माटी में, अपने गाँव की प्रकृति और वहाँ के लोगों से जुड़ी हुई हैं। लेखक को अपनी माँ का पेट कैसा लगता है? मानो हल्दी मिला करके और पूरी के लिए आटा गूँथा गया हो। थोड़े से आटे में हल्दी थोड़ी-सी डाल दी है, तो जिस तरीके से वो पीला रंग होगा, तो उसको लेखक को अपनी माँ के पेट की स्किन का कलर वैसा लगता। और पिता के कुर्ते से उसे पसीने की बू आती। स्पेशल एक अलग उसको स्मेल आती अपने पिता के कुर्ते से। नारी शरीर को भी वो बिस्कोहर की प्रकृति से जोड़ करके देखता, पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने पढ़ा। इसी प्रकार लेखक ने एक बार गुलाम अली की एक पहाड़ी ठुमरी सुनी। एक गाना समझ लीजिए आप, गज़ल समझ लीजिए। गुलाम अली की एक गीत, एक गज़ल सुनी जिसमें एक औरत जो है सफ़ेद साड़ी पहन करके अपने पति का इंतज़ार करती है। तो उस गाने के जो बोल थे वो उसने उस औरत के साथ जोड़ करके देखे, जिस औरत का ज़िक्र हमने इस पाठ में पढ़ा है। लेखक ने उस स्त्री को संगीत से, नृत्य से, मूर्ति से, कविता से, चित्रकला से, हर भाव से जोड़ दिया है। उस ठुमरी में जीवन के हर सुख-दुख से स्वयं को जोड़ने की क्षमता है। यानी वो जो गीत था उसमें बहुत सारी चीज़ें गाई गई होंगी, उसके बोल ऐसे होंगे कि उसके साथ जीवन के बहुत सारे भाव जुड़ते होंगे। लेखक जो है उस ठुमरी से और बिस्कोहर की प्रकृति से, जीवन और मृत्यु के बोध से इसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिस्कोहर की माटी पाठ का उद्देश्य बताइए। आंसर देखते हैं। बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा का एक भाग है। ये पिछले साल सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा का एक भाग है। इसमें लेखक ने अपने पैतृक गांव बिस्कोहर का, उसकी प्रकृति का, वहाँ के जनजीवन का, वहाँ के लोगों की सरलता का बहुत डिटेल से वर्णन किया है, बहुत विशद वर्णन किया है। गाँव के लोग प्रकृति से कैसे जुड़े होते हैं, गाँव के लोग अपने जीवन के हर सुख दुख में कैसे प्रकृति को शामिल करते हैं, ये बातें बताई हैं। इस पाठ में बताया गया है। लेखक जो है फूलों का, फलों का, सब्जियों का, सांपों का वर्णन करता है। कुछ मानवीय संबंधों का वर्णन करता है। बच्चे के और माँ के संबंधों का वर्णन करता है। लेखक ने नारी की सुंदरता को भी प्रकृति से जोड़ करके इस चैप्टर में प्रेजेंट किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकृति की सुंदरता और जीवन में प्रकृति का महत्व ही इस पाठ का उद्देश्य है। लेखक ने भर भर के प्रकृति का जो वर्णन किया है, तो प्रकृति की सुंदरता और जीवन में प्रकृति का क्या महत्व होता है, ये बताना ही इस पाठ का उद्देश्य है। तो ये था आज का हमारा लास्ट रिवीजन। मैंने बहुत सरल भाषा में हर चैप्टर को समझाने की, हर चैप्टर को डिटेल में समेटने की कोशिश की है। एक आधा कोई पॉइंट, कोई टॉपिक हो सकता है रह गया हो। अभिव्यक्ति और माध्यम बहुत बड़ी बुक है, तो हो सकता है कुछ रह गया हो, तो इतना गुंजाइश हम मान करके चल सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं हमें विकल्प में भी मिल जाएँगी। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, आप लोगों के लिए मैंने पूरी मेहनत की है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसा मेरे ही एग्ज़ाम है, पूरे 1 महीने से मैं बिल्कुल लगी पड़ी हूँ आप लोगों के लिए हर रोज़ एक-एक वीडियो बनाने में। आई होप मेरी मेहनत सफल रहेगी, सब बच्चे अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे और मेरी वीडियो से अगर किसी को थोड़ी-सी भी हेल्प मिली है, तो आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट कीजिए, फ़ॉलो कीजिए मेरे चैनल को।
थैंक्स फॉर वॉचिंग और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए।